मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह स्वागत करता हूं मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं हम लोग आज आईएएस के मेंस में कोई निबंध का टॉपिक हो उस पर चर्चा करेंगे आज। जैसे बाल श्रम का दुष्चक्र। बाल श्रम का दुष्चक्र क्या है? बाल श्रम बाल श्रम का दुष्चक्र वास्तव में ये एक संपादकीय है जो विभिन्न पेपरों में आपने कई बार पढ़ा होगा। बाल श्रम क्या है? जैसा कि आज भारत में बाल श्रम को बंद करने का, मजदूरी को बंद करने का प्रयत्न किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में इसकी चर्चा की गई है। लेकिन आपने कभी सोचा कि आज भी यह बाल श्रम कभी समाप्त नहीं हुआ है? बाल श्रम को समाप्त करने और इसके बारे में जानने और इसको और बेहतर बनाने का कैसे हम प्रयत्न करें। बाल श्रम का मतलब होता है बालकों से मजदूरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में का वर्णन किया गया है और यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले बालकों को कठिन श्रम करने से रोका जाए। वयस्क बालकों को ही कल कारखानों या खतरनाक जगहों पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य भी एक संसाधन है और संसाधन से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करना हमारे और प्रकृति दोनों के लिए नुकसानदायक। श्रम की भयावह स्थिति से निपटने के लिए भारत में अनेक संगठन काम कर रहे हैं। आपको बता दें, जो श्रम है, बाल श्रम की भयावह स्थिति से निपटने के लिए भारत में अनेक संगठन काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के अलावा अगर सरकारी रोकथाम की जा सकती है, भारत में मध्याह्न भोजन और ब्राजील, कोलंबिया, जाम्बिया, मैक्सिको में नगद भुगतान जैसे कार्यक्रमों का बहुत लाभ हुआ है। इन्हें भी देश में लागू करने से बाल मजदूरी कम हो रही है। आपको बता दें, जैसे भारत में मिड डे मील योजना अर्थात प्राइमरी से लेकर जूनियर हाई स्कूलों में बच्चों को दोपहर में भोजन दिया जाता है, जिससे बालक पढ़ने आते हैं। और अन्य विदेशों में देखा जाए तो आपको बता दें, ब्राजील, कोलंबिया, जाम्बिया और मैक्सिको में नगद भुगतान मतलब उनके बच्चों के खाते में सीधे पैसा आने की बात की गई है। जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे भारत सरकार के अतिरिक्त विदेशों में होने वाले बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो इसकी बात हम करते हैं। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। जैसा कि कहा गया है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। वास्तव में बच्चे ही आगे चल के एक बच्चा फिर डॉक्टर, इंजीनियर, एक अच्छा मजदूर, एक अच्छा नागरिक बनता है। बच्चा भविष्य है कल का, नेता है कल का, डॉक्टर है कल का, इंजीनियर कल का है, आईएएस ऑफिसर। किसी बच्चे को जन्म लेते ही कोई यह नहीं जानता को क्या बनेगा। चोर भी बन सकता है, आतंकवादी बन सकता है, पुलिस प्रशासन में जा सकता है, सेना में जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन अगर बालक को उसी समय मजदूरी कराई जाए और घातक से घातक स्थानों पर मजदूरी कराई जाए तो वह बालक कभी भी कुछ नहीं। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका बचपन खेलने कूदने या पढ़ाई लिखाई के बजाय मजदूरी करते हुए बीतता चला जाता। आप अक्सर देखा होगा, चाय की दुकानों पर, छोटे छोटे किराना की दुकानों पर, बड़े बड़े किराना की दुकानों पर, कल कारखानों आदि में बालकों से श्रम कराया जाता। बीड़ी के कारखानों में, छोटे हल्के फुल्के काम, बिस्किट के फैक्ट्रियों में मैंने बहुत से बालकों को काम करते हुए देखा है। यह स्थिति निश्चित रूप से मनुष्य के लिए क्या है? घातक है। आजाद भारत में आज भी 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाल मजदूरी करते हैं। भारत को आजाद हुए कितने साल हो गए? सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो गांधी की इस देश में यह कल्पना की गई थी कि निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति किसी दुखों में नहीं रहेगा। क्या आप सोचिए कि आज़ादी के लगभग 70 साल पूरे हो चुके हैं, 70 साल से अधिक समय बीत
पूरे हो चुके हैं, लेकिन क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि हम जो है आज भी पूर्णतः आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं? नहीं कर, एकदम यथा संभव नहीं है कि हम इतना आनंद ले रहे हैं। आपको बता दें, हर घंटे 2 बच्चों का बलात्कार होता है, हर घंटे। पास्को हो, पास्को बनाया गया, उसके तहत हर घंटे बच्चों के साथ दुष्कर्म किए जा रहे हैं। 4 बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं, बलात्कार होता है हर घंटे जो है। 2 बच्चों के साथ बलात्कार होता है, 4 बच्चे यौन शोषण का शिकार होते हैं, हर घंटे 8 बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो जाते हैं। भारत का जो आंकड़ा है यह चौंकाने वाला है कि आप सोचिए कि भारत में हर 2 घंटे में 2 बलात्कार हो जा रहे हैं। हर 2 घंटे में, हर घंटे 2 बलात्कार हो रहे हैं, 4 बच्चे यौन शोषण का शिकार हो रहे हैं और हर घंटे 8 बच्चे मानव तस्करी का शिकार हो रहे हैं। तो 2 + 4 + 8 बराबर 14। 14 बच्चे पर घंटे शिकार हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को चुराकर बाल मजदूरी, बाल वेश्यावृत्ति आदि के लिए खरीदा बेचा जाता है। ये सरकारी आंकड़े हैं, असल संख्या इससे भी कहीं ज़्यादा होगी। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि हर 1 घंटे में 14 बालक, अर्थात लगभग हर 4 मिनट में 1 बालक, हर 4 मिनट में 1 बालक के साथ इस प्रकार की दुर्घटनाएं हो रही हैं। कहीं तो ये आप समझ रहे सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं बहुत से ऐसे बालक होंगे जिनकी रिपोर्ट पुलिस तक जाती है तो लिखी नहीं जाती, या कुछ मामले पुलिस तक जाते ही नहीं। गौरतलब है कि कोविड जैसा कि महामारी चल रही कोरोना की, कोविड-19 महामारी के चलते जहां आर्थिक स्तर पर होने वाले व्यापक नुकसान से काम की स्थिति में गिरावट आई है, वहीं घरेलू आय कम होने और स्कूलों के बंद होने से बाल श्रम बढ़ने की आशंका भी बन गई है। आपको बता दें, स्कूलें बंद हो गई, बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में और घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जा रही है। ऐसे में लोग बालकों से बाल श्रम कराने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए दुनिया के अनेक देशों ने पूर्णबंदी की थी, जो कहीं कहीं अब भी चल रही है, भारत में चल ही रही है। इससे व्यापारिक गतिविधियां, कल कारखाने पूरी तरह बंद रहे, जिससे करोड़ों लोगों को बेरोजगार होना पड़ा और उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। आपको बता दें, उनके परिवारों के सामने सबसे बड़ा संकट जो उत्पन्न हुआ वह रोजी रोटी का उत्पन्न हुआ, अर्थात वो क्या कमाएं क्या खाएं, जिससे बेरोजगारी बढ़ी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो अनैतिक कार्य निश्चित से बढ़ते हैं। जो पूंजीपति वर्ग होगा, जिनके पास पैसा है, वो अनैतिक कार्यों में दुनिया को ढकेलने का प्रयत्न करते हैं। यूनिसेफ का अनुमान है कि इन परिस्थितियों के कारण दुनिया भर में बाल मजदूरी में बढ़ोतरी हो सकती है। यूनिसेफ का आंकड़ा यह कहता है कि निश्चित रूप से दुनिया भर में क्या होगा, बाल मजदूरी में बढ़ोतरी होगी। गरीबी से त्रस्त परिवार बच्चों को खतरनाक और औद्योगिक गतिविधियों में भी काम करने को भेज सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारी संख्या में बच्चों के बचपन पर घातक असर पड़ेगा। तो कोरोना में इस तरह के संकट उत्पन्न हो रहे हैं, घातक असर पड़ेगा। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में राइट टू एजुकेशन फोरम, पश्चिम बंगाल में एक संस्था है जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन फोरम, और
कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर की ओर से किए गए सर्वेक्षण में पता चला है कि पूर्णबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में स्कूल जाने वाले बच्चों में बाल मजदूरी की दर बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार है, जैसा कि आप जानते हैं ममता सरकार, और पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला शहर है, लेकिन वहां पर गरीबी का वातावरण आज भी को मिलता है। गौरतलब है कि बच्चों से काम लेने वाले उन्हें इसलिए काम पर रखते हैं क्योंकि बड़े लोगों की तुलना में उन्हें वेतन कम देना पड़ता है। जैसे बड़ा आदमी अगर 500 रुपये मजदूरी ले रहा है तो बालक 200 में भी उस काम को कर देता है। अर्थात इस तरह की गतिविधियां देखने को वहां पर मिलती, और उन्हें ज्यादा देर तक काम लिया जाता है। आज गांव की स्थिति ज़्यादा खराब है। आज अगर गांव की बात करें तो गांव में जैसा कि जानते हैं अशिक्षा भी है और वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। परिवारों को काम के लिए ज़्यादा लोग चाहिए ताकि पैसे कमाए जा सकें, ज़्यादा लोग चाहिए ताकि वो क्या करें, पैसे कमाए जा सकें। अगर हम सुधार के लिए तुरंत कदम नहीं उठाएंगे तो स्थिति और ज़्यादा बुरी हो सकती है। आपको बता दें, अगर इस समय हम कदम सरकार द्वारा और गैर सरकारी संगठन एनजीओ द्वारा और सामाजिक गतिविधियों द्वारा इस पर अगर मतलब कदम नहीं उठाया गया तो निश्चित रूप से स्थिति और खराब हो सकती है। पश्चिम बंगाल के 19 जिलों में 2150 बच्चों को उक्त सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। उनमें 173 दिव्यांग भी शामिल थे। इन दिव्यांग बच्चों में से महज 37.5% ऑनलाइन पढ़ाई में सक्षम थे। पूर्ण बंदी के दौरान बीमार पड़ने वाले 11% बच्चों को कोई चिकित्सीय सहायता भी नहीं मिल सकी। आपको बता दें, इस दौरान उन बच्चों में से 11% बच्चे ऐसे थे जो बीमार पड़े, जिन्हें कोई भी चिकित्सीय सहायता भी प्राप्त नहीं हुई। यूँ भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल श्रम प्रतिबंधित है। आपको बता दें 23 और 24 दोनों जो है बाल मजदूरी पर रोक लगाते हैं, लेकिन इनका एक प्रमुख कारण गरीब बच्चों के माता पिता में लालच और असंतोष का होना। आपको बता दें, गरीबी पढ़ने का मुख्य रीजन जानते हैं क्या है? जब बालकों के माता पिता लालची हो जाते हैं, और लालची हो जाएंगे, उनकी परवरिश ठीक से नहीं करेंगे और उन्हें कहाँ भेजेंगे? कल कारखानों में भेजेंगे। और जब कल कारखानों में वे बच्चे जाएंगे तो क्या होंगे? शोषण, पास्को जैसी चीजों के क्या होंगे? शिकार होंगे। लालच और असंतोष का होना, माता पिता अपनी सुविधा के लिए बच्चों से मजदूरी कराते हैं, जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। गांव में कृषि में बच्चों को लगा दिया जाता है। जैसे माँ बाप खेती का काम कर रहे हैं और बच्चों को कहा कि आप पशु देखो, नहीं तो घर पर बैठकर देखो कि घर में कोई चोर न घुस जाए। इस तरह की गतिविधियां भी देखने को मिलती। बाल श्रम में वृद्धि का दूसरा कारण सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर ठीक न होना भी। आपको बता दें, प्राथमिक स्कूल जो सरकारी होते हैं उनमें गार्जियंस लापरवाही होते हैं, टीचर भी लापरवाह होते हैं। टीचर जो है आराम से पान खाए, गांव की किसी गुमती पर बैठे दरबार गांठे रहते हैं, या कभी कभी टीचर आता ही नहीं। इससे भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा, जिसे हम नर्सरी बोलते हैं, और नर्सरी वास्तव में नर्सरी नहीं होती, जिससे पौधा कमज़ोर होगा तो निश्चित रूप से वृक्ष भी कमज़ोर होगा। इस तरह की गतिविधियां भी देखने को वहाँ मिलती। भारतीय सरकारी
सरकारी स्कूल अध्यापकों की उपस्थिति के मामले में विश्व में युगांडा के बाद दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें, भारतीय सरकारी स्कूल अध्यापकों की अनुपस्थिति के मामले में विश्व में युगांडा के बाद दूसरे नंबर पर है। आप समझ सकते हैं कि भारत में प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा टीचर अनुपस्थित रहते हैं। इससे केवल एक ही देश विश्व में आगे है, युगांडा। युगांडा में टीचर नहीं उपस्थित रहते और दूसरे नंबर पर भारत में टीचरों की अनुपस्थिति भारी मात्रा में देखी जा रही है। यह काफ़ी चिंता का विषय है। सरकारें ना जाने क्या कर रही हैं, टीचर अनुपस्थित होते हैं। यहाँ तक कि बहुत से टीचरों को मैंने देखा है सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं और वो उपस्थित कहाँ होते हैं, दिल्ली जैसे शहर में आकर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए कि जो टीचर आज अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असक्षम है, वह कल आईएएस बनेगा तो आईएएस बनकर वो एक जिलाधिकारी के कर्तव्य का निर्वहन कैसे करेगा। निश्चित रूप से वहाँ पर हाथरस जैसी डीएम के हाथरस में जिस प्रकार से डीएम के असूझ निर्णय देखने को मिले थे, उसी तरह के निर्णय हमेशा देखने को मिले। सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा के अधिकतर बच्चे तीसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पाते। स्कूलों में कौशल विकास बिल्कुल नहीं होता। कौशल विकास बिल्कुल नहीं होता। केवल क्लर्क बनाने वाली रट्टा मार पढ़ाई होती है। आपको बता दें, कौशल विकास तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। कहाँ पर? प्राथमिक स्कूलों में। वहाँ पर केवल क्लर्क बनाने वाली रट्टा मार पढ़ाई होती है। तो क्यों बच्चे स्कूल जाना चाहेंगे और क्यों अभिभावक उन्हें स्कूल भेजना चाहेंगे? नई शिक्षा नीति से इन समस्याओं का समाधान निकलेगा और शिक्षा व्यवस्था का चरित्र भी बदलेगा। लेकिन अभी उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। आपको बता दें, उसके लिए अभी भी क्या करना पड़ेगा? प्रतीक्षा करनी पड़ेगा। आपको बता दें, मैंने ऐसा देखा कि प्राइमरी स्कूलों में आरक्षण के बल पर लोग जो है शिक्षक बन जा रहे हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे स्पेलिंग नहीं। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत की राजधानी क्या है? हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जैसे प्रश्न कटिंग चाय एक प्रोग्राम है, उसमें मैंने देखा कि बहुत से शिक्षक ऐसे पकड़े गए जिनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि क्या आरक्षण व्यवस्था शिक्षा में लागू होनी चाहिए? क्या ऐसे बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया जाए? जो बच्चे गरीब हैं और उन बच्चों के साथ वही घातक है जो व्यक्ति आरक्षण लेकर के आज सरकारी सर्विस कर रहा है, या वह व्यक्ति जो एक ऐसे तबके से है जो खुद ग्रामीण परिवेश में रहा, ग्रामीण एजुकेशन के दम पर वह टीचर बना किसी तरह से, और आज वही बालक जो शिक्षक बन गया है, उन बालकों को ध्यान नहीं दे रहा है जो बालक उस अवस्था से बाहर आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से क्या यह व्यवस्था उचित है? क्या इस व्यवस्था का हमें समर्थन करना चाहिए? क्या गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तियों ने इसी आरक्षण, इसी दुविधा को आज देखा था कि वह व्यक्ति स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाएगा नहीं, अगर चला गया तो उसे पढ़ाना नहीं आता? क्या यह आवश्यक है? आरक्षण का इस तरह से दुरुपयोग होना चाहिए? आरक्षण क्यों न उचित किया जा रहा है? एक मानक क्यों नहीं रखा जा रहा है? और मानक जो रखा जा रहा है उसमें धांधली क्यों हो रही? इस तरह की गतिविधियां अगर एजुकेशन में देखी जाएंगी तो शिक्षा का उद्देश्य निश्चित रूप से क्या होगा? गलत होगा। और न तो हमारे यहाँ अच्छे डॉक्टर होंगे, न अच्छे अध्यापक होंगे, न अच्छे आईएएस अधिकारी होंगे, न ही अच्छे नेता उत्पन्न। निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी वहीं पर खराब हो जाएगी जहां पर उसे अच्छा होना चाहिए।
सर्वेक्षण के मुताबिक पूर्णबंदी का असर, अगर हम बात करें बाल श्रम की चर्चा कर रहे थे, सर्वेक्षण के मुताबिक पूर्णबंदी के असर से हर राज्य में स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच बाल मजदूरी में 105% की वृद्धि हुई है। 105% की वृद्धि हुई है। इस दौरान लड़कियों में बाल मजदूरी की संख्या 113% बढ़ी है, जबकि लड़कों के बीच संख्या में 95% की वृद्धि हुई है। इसका परिणाम यह होगा कि और ज़्यादा बच्चे अधिक मेहनत तथा शोषण वाले काम करने को मजबूर होंगे। लैंगिक असमानता और विकट हो जाएगी। लैंगिक असमानता जो है धीरे धीरे विकट होती जा रही है। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में बाल श्रम पर लगभग 200 देशों का सम्मेलन हुआ था, जिसमें यह चिंता जाहिर की गई थी कि अधिकांश सदस्य देश 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने में अपने लक्ष्य से पीछे ही रहेंगे। आपको बता दें, ब्यूनस आयर्स में एक संगठन किया गया और संगठन सम्मेलन में यह देखा गया कि यह लक्ष्य रखा गया कि 2025 तक हमें बाल मजदूरी पूर्णतः समाप्त करनी है। लेकिन आपको बता दें, जब यह देखा गया कि वहाँ पर अधिकांश देश ऐसे हैं जो बाल मजदूरी को समाप्त नहीं कर सकते हैं, इस पर चिंता जाहिर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया है कि आज से 7 वर्ष बाद भी लगभग 1 अरब 21 करोड़ बच्चे अलग अलग कार्यों में संलग्न पाए जा सकते हैं। अब भी विश्व में 5 से 17 वर्ष के बीच के काम करने वाले बच्चों की संख्या 1 अरब 52 करोड़ है। नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि लखनऊ में कुल 30,500, लखनऊ में अकेले उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ में कुल 30,500 बाल मजदूर हैं और कोरोना के कारण इनकी संख्या में इजाफा हुआ। यही वजह है कि यह शहर बाल श्रम के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि 2012 से 2016 के बीच बालात श्रम में मात्र 1% की कमी देखी गई है। बालात श्रम में केवल 1% की कमी 2012 से 16 के बीच में देखी गई है। अब आप सोच सकते हैं, प्रत्येक नेता, प्रत्येक देश का मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री यही कहता है कि मेरे यहाँ ये नहीं है, मेरे यहाँ ये नहीं कि हम अच्छा काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी हमेशा बोलते रहते हैं कि हमने अपने देश को बहुत उच्च पहुँचाया है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि 2012 से 2016 के बीच में बाल श्रम में मात्र 1% की कमी आई है, जो हमें यह नहीं लगता कि सरकार का प्रयत्न है, बल्कि यह सरकार का नहीं बल्कि केवल सामाजिक विकास का हम इसको कारण मान सकते हैं। सरकार का कोई भी योगदान इसमें नहीं है। आज भी पुलिस जिस गुमती पर चाय पीते हैं, उस गुमती पे एक बालक काम करता नजर आता। दिल्ली शहर में मैंने देखा, लखनऊ में तो सबसे ज़्यादा बाल श्रम देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लोकल जो छोटे छोटे कस्बे हैं, वहाँ से बाल मजदूरी करने के लिए बच्चे लखनऊ में अक्सर देखे जाते हैं। चाय की दुकानों पर, ढाबों पर, यहाँ तक कि कल कारखानों में भी बच्चे मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। क्या आप इसको उचित मानते हैं? क्या इसको आप छलावा नहीं कहते? क्या यह नागरिकों के लिए बहुत अच्छा कार्य है, बहुत अच्छा संकेत है? तो निश्चित रूप से आपको हम बता दें, नागरिकों के लिए अच्छा संकेत। चिंताजनक बात यह है कि 2012 से 16 तक 12 वर्ष तक के बच्चों को बाल श्रम से मुक्ति दिलाने का कोई खास प्रयत्न नहीं हो रहा है। हुआ था, इस अवधि में लड़कियों को ही लड़कों की तुलना में कुछ अधिक मुक्ति दिलाने में सफलता मिल पाई। आपको बता दें कि इस अवधि में लड़कियों को ही लड़कों की तुलना में अधिक मुक्ति दिलाने में सफलता मिल पाई है। बाल श्रम का एक प्रमुख कारण और औपचारिक अर्थव्यवस्था में श्रम संबंधी निरीक्षकों की कमी होना भी है,
जिसके फलस्वरूप लगभग 71% बच्चे आज भी कृषि कार्य में लगे हुए हैं। आपको बता दें, कृषि कार्य में बकरी चराना, खेती कराना, बीज पहुंचाना, खाना पहुंचाना और छोटे छोटे फसलों की रखवाली करना जैसे कार्यों में बालक आज भी लगे हुए हैं। घास की कटाई करना इसमें लगे रहते हैं, जिनमें से 69% बच्चों को परिवार की इकाई में काम करने के कारण पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। आज भी भारत में प्रतिदिन लगभग 83 लाख बच्चे स्कूल के बजाय काम पर जाते हैं। 83 लाख, आप समझ सकते हैं, 83 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल के बजाय खेती वाले कार्यों में शामिल होते हैं। कोरोना काल में स्थिति और भी गंभीर बन गई है। आपको बता दें, जो कोरोना आया, कोरोना के काल में यह स्थिति और भी गंभीर बन गई है, जिससे निश्चित रूप से यह आंकड़े और भी चिंताजनक होते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी, आपको बता दें, कोरोना इसमें सबसे बड़ी त्रासदी है। बड़ी त्रासदी भला क्या होगी कि देश में आज भी 17 करोड़ बाल श्रमिक और लगभग 20 करोड़ वयस्क बेरोजगार हैं। आपको बता दें, 17 करोड़ सीआर जो है, 17 सीआर बच्चे ऐसे हैं जो है किस में लगे हुए हैं, बाल श्रम में लगे हुए हैं। और 20 करोड़ बच्चे, कितने, 20 सीआर बच्चे जो है किस में लगे हैं, बेरोजगारी के दंश झेल रहे। ये वयस्क कोई और नहीं बल्कि बाल श्रमिक के माता पिता हैं। यह विरोधाभास बाल श्रम के खत्म होने से ही समाप्त हो पाएगा। बच्चों के विरुद्ध हिंसा, सामूहिक कार्यों, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पर्याप्त संसाधन और वंचित बच्चों को के प्रति पर्याप्त सहानुभूति से बाल श्रम समाप्त किया जा सकता है। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए पहली बात सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए। दूसरी तरफ वे वयस्क जिनके 17 करोड़ बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं और वह बाल श्रम, एक मजदूर का बेटा मजदूर बनता चला जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इससे कोई भी सुधार नहीं आ रहा है। बल्कि उनको क्या करना चाहिए, उच्च एजुकेशन देने का प्रयत्न करना चाहिए। यही उच्च एजुकेशन मनुष्य को ऊपर ले जाता है। बाल मजदूरी की समस्या का समाधान तभी होगा जब हर बच्चे को उसका अधिकार उपलब्ध होगा। इसके लिए जो बच्चे अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनके अधिकार दिलाने के लिए समाज और देश को सामूहिक प्रयास करने होंगे। आज देश के प्रत्येक नागरिक को बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की जरूरत है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को बाल मजदूरी का उन्मूलन करने की जरूरत है। किसी भी हिस्से में कोई भी बच्चा श्रमिक दिखे तो देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह बाल मजदूरी का विरोध करे। वैसे बाल श्रम की भयावह स्थिति को कम किया जा सकता है। भयावह स्थिति से निपटने के लिए, बाल श्रम की भयावह स्थिति से निपटने के लिए भारत में अनेक संगठन भी काम कर रहे हैं। उनके प्रयासों के अलावा अगर सरकारी स्तर पर सही कदम उठाए जाएं तो इसकी जल्द रोकथाम की जा सकती है। भारत में माध्यमान भोजन और ब्राजील, कोलंबिया, जाम्बिया और मैक्सिको में नगद भुगतान जैसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और ये कार्यक्रम का बहुत लाभ हुआ है। इन्हें भी देश में लागू करने से बाल मजदूरी कम होगी। मैक्सिको और सेनेगल जैसे देशों में शिक्षा के स्तर में सुधार से भी बाल मजदूरी कम हुई है। साथ ही सरकारें गरीबों के बैंक खातों में नगद पैसा दे भविष्य में उन्हें सस्ता और सुलभ कर्ज उपलब्ध कराए ताकि वे साहूकारों के चंगुल में न फंसें और अपने बच्चों को बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी से बचा सकें।
तो भारत सरकार को निश्चित रूप से इन समस्त प्रयत्नों को करना चाहिए। आपको बता दें, भारत में जैसा कि मैंने बताया कि भारत में सुधार के लिए सरकार ने मध्यमान भोजन उपलब्ध कराया है। दूसरा, छात्रवृत्ति दे रहा है, छात्रवृत्ति दे रहा है। लेकिन फिर भी एजुकेशन से बच्चे वंचित हैं, और एजुकेशन से वंचित बच्चे निश्चित रूप से अपने माता पिता और अपने कार्यों के प्रति वंचित, क्योंकि वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकते। शिक्षा प्रणाली दूषित है, और दूसरी शिक्षा प्रणाली मनुष्य के लिए घातक है। दूसरी शिक्षा प्रणाली क्या है? मनुष्य के लिए घातक है। और ये आपका ये निबंध का बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसको आप निश्चित रूप से पूरे क्लास को देखें और इस पर महसूस करें कि किस तरह से बाल मजदूरी को समाप्त किया और सरकार द्वारा किस तरह के प्रयत्न और अच्छे किए जा सकते। आप अपने स्तर पर भी इस पर काम करें, और कोई भी प्रत्येक नागरिक अगर चाह ले, कोई भी व्यक्ति अगर दुकानदार किसी बच्चे को रखता है, कोई चाय वाला रखता है, बच्चे के लिए सीधे शिकायत करें पुलिस में, लिखित सूचना दें और यह बताएं कि बाल श्रम यहाँ पर चल रहा है, जिससे जो है निश्चित रूप से इस पर निर्णय लिया जाए। ठीक है, तो हम दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल मनोज IAS को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपने विचार दें कि क्या बाल श्रम के लिए इससे बेहतर भी आपके पास कोई सुझाव है, जिससे सरकार तक आपकी बातें पहुंच सके। जय हिंद।